हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काईटेक एकेडमी। स्काईटेक एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस सेशन में देखा था सॉफ्टवेयर्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी फर्म्स फॉर डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स। आज हम देखेंगे आईएस कोड्स टू बी यूज्ड इन डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं फॉर design of RCC structure in structural consultancy firm on a regular basis। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से जिसका नाम है IS codes to be used in design of RCC structures। तो सबसे पहला जो डिजाइन कोड आता है वो है IS 456-2000। ये सबसे बेसिक कोड है। आपको कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर की डिजाइन करनी है तो सबसे पहला जो कोड यूज करना है वो है IS 456-2000। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिलता है, प्लेन एंड रिइंफोर्स कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये इसका टाइटल है। यानी कि आपको प्लेन यानी कि जिसमें आपका रिइंफोर्समेंट बार नहीं रहेगा बट सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट मटेरियल होगा। ठीक है, तो प्लेन कंक्रीट उसको बोलेंगे। और रिइंफोर्स कंक्रीट जिसमें रिबार्स रहेंगे, मतलब कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट प्लस रिइंफोर्समेंट बार्स, तो उसको हम बोलेंगे रिइंफोर्स कंक्रीट। सो उससे रिलेटेड जितने भी डिजाइन पैरामीटर्स हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है फॉर डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, तो वो सारे के सारे डिजाइन पैरामीटर्स एज वेल एज प्रॉपर्टीज और उनकी जो भी डिजाइन स्पेसिफिकेशंस आपको रिक्वायर्ड होती है उन सब की जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी IS 456-2000 में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कोड आता है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं दैट इज SP16-1980। अब ये जो कोड है ये क्या है, स्पेशल एडिशन है। ठीक है, ये पता क्या है, ये डिजाइन एड्स फॉर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट टू IS 456-1970। क्योंकि ये उसके बाद रिवाइज नहीं हुआ था बट हम इसको आज भी यूज करते हैं। बहुत सारे जो डिजाइन पैरामीटर्स हैं उनका यूज करने के लिए एज वेल एज इसमें आपको हर एक एलिमेंट का एक एक सॉल्ड एग्जांपल मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी हम रेगुलरली यूज करते हैं फॉर डिजाइन ऑफ, जब भी हम बायएक्सियल कॉलम की डिजाइन करते हैं तो हमको जो डिजाइन कर्व्स यूज करना पड़ता है, इंटरेक्शन कर्व्स जो यूज करना पड़ता है, वो उसके लिए हम SP16 का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो कोड आता है वो है SP24। ये भी एक स्पेशल एडिशन है। ये कोड कौन सा है, ये है फॉर एक्सप्लेनेटरी हैंडबुक ऑन इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रिइंफोर्स कंक्रीट IS 456। इसकी एक्सप्लेनेटरी यानी कि IS 456 की जो एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि उसमें जो डिजाइन टर्म्स दिए हुए हैं उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है, थियोरेटिकल बैकग्राउंड जो होता है, उसकी जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, वो सब आपको SP24 में मिल जाएगी। ठीक है, तो अगला जो कोड आता है वो है SP34। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है आपके लिए। जब भी मैं ऑर्डिनरी डिटेलिंग की बात करूंगा तो सबसे पहले SP34 का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि SP34 इज हैंडबुक ऑन कंक्रीट रिइंफोर्समेंट एंड डिटेलिंग। ये आपका हैंडबुक है। हैंडबुक यानी कि आपको हर एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जो भी आरसीसी स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस, फुटिंग, फाउंडेशन, ये जितने भी टाइप्स ऑफ डिटेलिंग के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनकी सबकी जो डिटेलिंग पैटर्न होती है एज वेल एज उनका जो रिइंफोर्समेंट का डिटेलिंग कैसे करना चाहिए, उन उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन विथ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा SP34 में। तो कोई भी स्ट्रक्चर की आपको ऑर्डिनरी डिटेलिंग करनी है तो आप SP34 को यूज करके उसकी डिटेलिंग कर सकते हो। अगला जो कोड आता है वो है IS 1893 पार्ट 1 2016। ठीक है, ये जो कोड है ये किसके लिए काम आएगा, फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्थक्वेक फोर्स। ठीक है, तो ये देखो, क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स।
जब भी आपको कोई भी स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना है, दोस्तों मैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बोल रहा हूँ, अर्थक्वेक प्रूफ नहीं। हम कोई भी स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाते हैं, ना कि अर्थक्वेक प्रूफ। ठीक है, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन करने के लिए आपको इस कोड की जरूरत पड़ेगी, यानी कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्थक्वेक फोर्स आपको 1893 पार्ट 1 2016 यूज करना है फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं और अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ये पार्ट्स का डिवीजन हुआ है। तो हम फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हम IS 1893 पार्ट 1 यूज करते हैं। 2016 इसका लेटेस्ट रिवीजन है। आप प्रीवियस वर्जन भी फॉलो कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अगला जो कोड आता है वो है IS 13920 2016। अब दोस्तों आपने 1893 से अर्थक्वेक कोड, अर्थक्वेक का जो फोर्स है वो कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद आपको डिटेलिंग करनी है। जैसे मैंने बताया था कि ऑर्डिनरी डिटेलिंग के लिए आपके पास कौन सा कोड है, SP34। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा डक्टाइल डिटेलिंग की। तो इसका टाइटल क्या है, ductile design and detailing of reinforced concrete structures subjected to seismic forces। ठीक है, तो जो भी स्ट्रक्चर हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाएंगे तो उसकी जो डिटेलिंग होगी वो हम डक्टाइल डिटेलिंग करेंगे। और डक्टाइल डिटेलिंग करने के लिए आपको जो कोड यूज करना चाहिए वो कोड है IS 13920 2016। मतलब ऑर्डिनरी डिटेलिंग के लिए आपके पास SP34 है, सिमिलरली डक्टाइल डिटेलिंग के लिए आपके पास 13920 ये वाला कोड आपको यूज करना है। ठीक है, फिर अगला जो कोड आता है वो है IS 16700 2017। ये अभी लेटेस्ट आया हुआ है, पहले ये कभी भी नहीं था। सो ये किसके लिए आया है, अब इसका टाइटल देख लेंगे हम। क्राइटेरिया फॉर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ ऑल कंक्रीट बिल्डिंग्स, यानी कि हाई राइज स्ट्रक्चर्स के लिए। हाई राइज स्ट्रक्चर्स की जो डिजाइन करनी होती है उसके लिए जो पैरामीटर्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, एज वेल एज जो प्रॉपर्टी डिजाइन स्पेसिफिकेशंस जिनकी आपको हेल्प लगेगी फॉर डिजाइनिंग टॉल बिल्डिंग्स, हाई राइज स्ट्रक्चर्स, तो उसके लिए जो कोड यूज करना है आपको वो है IS 16700। ठीक है, और 2017 इसका फर्स्ट रिवीजन है, यानी कि अभी ये लेटेस्ट आया था, प्रीवियसली ये था ही नहीं हाई राइज स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। ठीक है, इन इंडियन कोड। तो जब ये कंसेप्ट आ गया हाई राइज स्ट्रक्चर का तो जो कोड डेवलप हुआ वो ये वाला कोड है आपकी। तो इसमें आपको टॉल बिल्डिंग की डिजाइन से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे वो सब के सब आपको इस कोड के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला जो कोड आता है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं वो है IS 1786 2008। तो आप बोलोगे कि ये वाला कोड हम क्यों यूज करते हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ, अभी इसका टाइटल देख लो, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बार्स एंड वायर्स फॉर कंक्रीट रिइंफोर्समेंट। ठीक है, तो इसका ये स्पेसिफिकेशन, इसका हम यूज क्यों करते हैं, हमको जो रिबार यूज करना है FE 500 या 415 या FE 550, तो उनका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है, उनका जो टेबल है वो, और उनका जो परसेंटेज एलोंगेशन है, उनकी जो डक्टाइल डिटेलिंग, डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टीज है वो सब कहाँ पर मेंशन की हुई है, तो वो आपको मिलेगी इन IS 1786। ठीक है, इसीलिए हम इस कोड को रिफर करते हैं। ठीक है, अगला जो कोड आता है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं वो है IS 875 पार्ट 1 1987। ये कोड क्या बोलता है, ये कोड, अब इसका टाइटल देखो, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड्स अदर देन अर्थक्वेक फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जो भी अर्थक्वेक के अलावा, यानी कि अर्थक्वेक को छोड़ के बाकी के जितने भी लोड पैटर्न्स है या लोड केसेस है जो हमारे स्ट्रक्चर पे एक्ट होते हैं, उसके लिए जो कोड आपको यूज करना है वो है IS 875। उसमें से पार्ट 1 जो है वो है फॉर यूनिट वेट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड स्टोर्ड मटेरियल्स।
यानी कि जो मटेरियल की डेंसिटी होती है और जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है वो आपको मिलेगी यहाँ पर IS 875 पार्ट 1 में। यानी कि डेड लोड रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स होते हैं, सेल्फ वेट रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, वो आपको मिलेगा इन IS 875 पार्ट 1। तो अगला जो कोड आता है वो है IS 875 पार्ट 2 1987। ठीक है, ये कोड कौन सा है? कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड अदर देन अर्थक्वेक फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। बट इसमें स्पेसिफाई क्या किया हुआ है? पार्ट 2 इम्पोज लोड। इम्पोज लोड मतलब वो लोड्स जो अदर देन सेल्फ वेट है, यानी कि लाइव लोड। ठीक है, तो लाइव लोड रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब की सब मिलेगी आपको IS 875 पार्ट 2 में। ठीक है, अब इसमें अलग अलग बिल्डिंग के क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, उनकी ऑक्यूपेंसीज दी हुई है, फिर उसके अंदर आपको सब क्लासेस में सब डिविजन्स में रूम्स की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से कितना लाइव लोड कंसीडर करना चाहिए, कौन से टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए कितना लाइव लोड लेना चाहिए, वो सब की सब जो इंफॉर्मेशन है वो आपको IS 875 पार्ट 2 में मिल जाएगी। ठीक है, अगला जो कोड आता है वो है IS 875 पार्ट 3 2015। ठीक है, अब ये जो कोड है ये भी उसी सीरीज का कोड है, डिजाइन लोड अदर देन अर्थक्वेक फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स। बट पार्ट 3 क्या स्पेसिफाई करता है? विंड लोड्स। तो जब भी आपको विंड लोड का कैलकुलेशन करना है, विंड लोड एस्टिमेट करना है, विंड फोर्स अप्लाई करना है स्ट्रक्चर पे, तो उससे रिलेटेड जितने भी डिजाइन पैरामीटर, डिजाइन स्पेसिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, कैलकुलेशन, ये जितना भी रिक्वायरमेंट होगा वो सब आप IS 875 पार्ट 3 में ढूंढ सकते हो और आपको वो सब की सब इंफॉर्मेशन IS 875 पार्ट 3 में मिलेगी रिलेटेड टू विंड लोड्स, जैसे कि स्टैटिक विंड लोड, डायनामिक विंड लोड, गस्ट फैक्टर। ठीक है, तो ये जितने भी पैरामीटर्स है, इनके जो कैलकुलेशन है, इनके जो फॉर्मूलेज है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी IS 875 पार्ट 3 2015। क्योंकि ये भी लोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रक्चर में रेगुलरली अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसका आपको यूज करना है। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ विंड लोड। अगला जो कोड आता है वो है IS 875 पार्ट 4 1987। ये कोड भी उसी सीरीज का कोड है। ये क्या स्पेसिफाई करता है? स्नो लोड्स। अब स्नो लोड्स, क्योंकि स्नो लोड्स एक रेगुलर टाइप का लोड नहीं है, जैसे कि अभी मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आपको स्नो लोड के लिए जो स्ट्रक्चर डिजाइन करने होंगे, जहां पर स्नोफॉल होता होगा सिर्फ वहीं पर। ठीक है, तो ये आप ऑप्शनल भी बोल सकते हो कि आपको रेगुलर तो यूज नहीं करना है, बट जो स्ट्रक्चर आपको लगता है कि वहां पे स्नोफॉल हो सकता है तो आपको स्नो लोड के लिए उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स है, डिजाइन स्पेसिफिकेशन है, प्रॉपर्टीज है, वो सब मिलेगी आपको IS 875 पार्ट 4 में। ठीक है, स्नो लोड कैलकुलेशन के लिए जो भी पैरामीटर्स चाहिए वो सब मिलेगा आपको। ओके, तो अगला जो कोड आता है वो है IS 875 पार्ट 5 1987। पार्ट 5 भी उसी सीरीज का सबसे लास्ट कोड है। अब इसमें क्या स्पेसिफाई किया हुआ है? स्पेशल लोड्स एंड कॉम्बिनेशंस। मतलब क्रीप, टेम्परेचर, श्रिंकेज, ये सब जो लोडिंग है उनके जो पैरामीटर्स है वो आपको मिलेंगे, एज वेल एज जो लोड कॉम्बिनेशन है। लोड कॉम्बिनेशन मतलब प्रोबेबिलिटीज। अब जैसे मेरा डेड लोड के साथ लाइव लोड एक्ट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटीज है और इसको हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं। अब डेड लोड के साथ अर्थक्वेक लोड आएगा, विंड लोड आएगा, डेड लोड के साथ लाइव लोड भी आएगा और उसके साथ भी अर्थक्वेक और विंड लोड आ सकता है, टेम्परेचर लोड भी आ सकता है। तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे फॉर्म करना है, तो वो सब इंफॉर्मेशन आपको IS 875 पार्ट 5 में मिल जाएगी। ओके, तो अगला जो कोड है वो है IS 1904 1986। अब देखो, हमारा जो फाउंडेशन होता है ना,
फाउंडेशन की डिजाइन के लिए ये कोड है। जैसे हमारा 456 जनरल बेसिक कोड था, ठीक है, तो वैसे ही ये 1904 भी जनरल कोड है फॉर फाउंडेशन, ठीक है। इसका टाइटल देखो क्या है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फंडामेंट फाउंडेशंस इन सॉइल्स जनरल रिक्वायरमेंट्स। तो फाउंडेशन से रिलेटेड जो भी जनरल प्रॉपर्टीज होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी IS 1904 1986 में, ठीक है। तो अगला जो कोड आता है वो है IS 2911 पार्ट 1 2010। तो ये 2911 बोलता क्या है, ये इसका टाइटल देखो क्या है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल फाउंडेशन। तो जहां पे सॉइल की कंडीशन बहुत ही वीक है, यानी कि टाइप 3 सॉइल, सॉफ्ट सॉइल, क्लेई सॉइल्स, तो सिल्टी क्ले, तो वहां वैसे टाइप की सॉइल्स में आपका जो रेगुलर फाउंडेशन होगा, जैसे कि आइसोलेटेड फाउंडेशन, कंबाइंड फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, ये सब काम नहीं करेगा। सो वो केस में आपको पाइल फाउंडेशन का प्रोविजन करना पड़ेगा, जैसे कि पाइल कैप या पाइल ड्राफ्ट, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड जितने भी डिजाइन पैरामीटर और स्पेसिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड होंगे, उसका जो इंफॉर्मेशन होगा वो मिलेगा आपको IS 2911 में, जिसमें से कंक्रीट पाइल रहेंगे। तो आपको ये IS 2911 पार्ट 1 यूज करना है, ठीक है, कंक्रीट पाइल्स के लिए। नेक्स्ट जो कोड आता है जो हम रेगुलर यूज करते हैं वो है IS 2950 पार्ट 1 1981। ये कोड क्या बोलता है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है। अब राफ्ट फाउंडेशन तो हर एक कंडीशन में तो आएगा नहीं, लेकिन जहां पे भी आपका राफ्ट फाउंडेशन आ रहा है प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है, तो वहां पर आपको जो डिजाइन पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, डिजाइन स्पेसिफिकेशन चाहिए होते हैं, उनसे उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपको मिलेगी IS 2950 पार्ट 1 में, ठीक है। तो अगला जो कोड आता है वो है IS 3370 पार्ट 1 2009। अब ये 3370 जो कोड है वो क्या बोलता है, कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड्स, यानी कि आपका वाटर टैंक, ठीक है। वाटर टैंक हो गया, ऑयल टैंक हो गया, केमिकल टैंक्स हो गया, ये जितने भी टाइप्स ऑफ टैंक होते हैं, मतलब जो स्ट्रक्चर होते हैं जो लिक्विड को रिटेन करते हैं, उनकी जो एनालिसिस और डिजाइन से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स और डिजाइन स्पेसिफिकेशन का रिक्वायरमेंट और जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमको चाहिए और जो रिक्वायर्ड है, वो सब का सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इन IS 3370 पार्ट 1 2009 इज द लेटेस्ट रिवीजन। आप प्रीवियस वर्जन्स भी यूज कर सकते हो। और ये हम अब जितने भी मैंने आपको IS कोड्स बताए हैं वो हम रेगुलरली यूज करते हैं। रेगुलरली मतलब जैसे कि वाटर टैंक तो हर एक प्रोजेक्ट में होता है, फाउंडेशन भी हर एक प्रोजेक्ट में होता है, और जो IS 456 है वो तो जनरल पर्पस कोड है फॉर डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर, तो वो आपको रेगुलरली यूज करना है। अर्थक्वेक लोड आपको रेगुलरली कैलकुलेट करना है फॉर एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। विंड लोड भी आपको रेगुलरली कैलकुलेट करना है, डेड लोड, लाइव लोड, है ना, लोड कॉम्बिनेशन। तो ये जितने भी टाइप ऑफ कोड्स मैंने आपको बताए थे वो हम रेगुलरली यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज कोड्स बहुत सारे ऐसे कोड्स हैं जो आपको यूज करने पड़ सकते हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और उसको अगर आपको जानना है कोई पर्टिकुलर कोड को, जैसे कि फॉर डिजाइन ऑफ जो शैलो फाउंडेशन होते हैं, या फिर जो स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए कौन से डिजाइन कोड फॉलो करने चाहिए, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, और हमारी यूट्यूब चैनल स्काईटेक एकेडमी को सब्सक्राइब करें, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इस डिजाइन स्ट्रक्चरल फील्ड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है
और इम्पोर्टेंट जो भी पैरामीटर्स है उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही, और मिलते हैं नए सेशन में, नए वीडियो में, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।